राज्यपाल का युवा उत्सव के लिए चयनित प्रतिभागियों से संवाद। बोले, विकसित भारत का सपना युवाओं के संकल्प और कर्म से ही होगा साकार। रांची में बहुभाषी शिक्षा कॉन्क्लेव। केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे का श्रमिकों के समग्र विकास पर जोर। नई श्रम संहिता को बताया हितकारी। तकनीक से खनन को और अधिक सुरक्षित बनाने का संकल्प। लोहरदगा में कोयल नदी पर बने पुल के पिलरों की मरम्मती का काम जारी। यात्रियों की सुविधा के लिए इरगांव और लोहरदगा स्टेशन के बीच रेलवे ने की बस सेवा की शुरुआत। और ग्वालियर में राष्ट्रीय स्कूली हॉकी में झारखंड की बेटियों ने रचा इतिहास। अंडर 14 और 19 दोनों वर्गों में जीता स्वर्ण। रांची में तीरंदाजी प्रतियोगिता जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज लोक भवन में दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए चयनित प्रतिभागियों से संवाद किया। इस दौरान श्री गंगवार ने प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि चयनित युवा केवल स्वयं का ही नहीं बल्कि झारखंड राज्य की प्रतिभा, संस्कृति और आत्मविश्वास का युवा उत्सव में प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। राज्यपाल ने प्रतिभागियों को इस राष्ट्रीय मंच पर झारखंड के युवा एम्बेसडर की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि साल 2047 तक विकसित भारत का सपना युवाओं की सोच, संकल्प और कर्म से ही साकार होगा, जिसके लिए राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना जरूरी होगा। गौरतलब है कि युवा उत्सव के सिलसिले में नई दिल्ली के भारत मंडपम में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की पहल पर 9 से 12 जनवरी तक विकसित भारत यूथ लीडर्स डायलॉग का आयोजन होगा। 10 प्रमुख विषयों पर इस दौरान देश के विविध हिस्सों से चयनित प्रतिभागी विचार रखेंगे। झारखंड से भी प्रतिभागी इस संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हजारीबाग के एक साधारण परिवार से निकलकर चंदन कुमार अब देश के सबसे बड़े मंच पर अपनी आवाज रखने जा रहे हैं। पंचर की दुकान से भारत मंडपम तक का उनका सफर आज पूरे झारखंड के लिए गर्व का विषय बन गया है। हजारीबाग जिले के कोरा निवासी मेधावी छात्र चंदन कुमार का चयन प्रतिष्ठित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के लिए हुआ है। 9 से 12 जनवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम में चंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर भारत पर अपना विजन प्रस्तुत करेंगे। चंदन विनोबा भावे विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और वर्तमान में एनटीपीसी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। चंदन का मानना है कि आत्मनिर्भरता केवल उत्पादन से नहीं बल्कि विश्व स्तरीय गुणवत्ता और वैश्विक मांग से तय होती है। इसमें हमारा चयन जो है वो लगभग 4 चरणों से होकर उसके नेशनल लेवल के लिए हुआ। सबसे पहले मैंने क्विज में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद एशिया राउंड हुआ, उसके बाद स्टेट लेवल में पीपीटी राउंड हुआ, उसके बाद हमारा सिलेक्शन जो है वो नेशनल राउंड के लिए हुआ है। इसमें हमारा जो टॉपिक था आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत 2047 में जो बनना है, तो उसके लिए ये सारा चीज को है वो टिप किया जा रहा है। चंदन की इस उपलब्धि के पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी है। उनके पिता बबलू कुमार साइकिल की दुकान चलाते हैं और पंचर बनाकर परिवार का पालन पोषण किया करते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी।
मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस अवसर पर मेरे बेटे को कम से कम उनके सामने जा रहे हैं। वो देख करके बहुत खुशी की, गर्व की बात हो रही है। चंदन की बहन पायल कुमारी भी अपने भाई की सफलता पर गर्व महसूस कर रही हैं। उनका कहना है कि जिस भाई को उन्होंने मेहनत करते देखा है, आज वही देश के सबसे बड़े मंच पर अपनी बात रखने जा रहा है। यह सिर्फ परिवार नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लिए गर्व का क्षण है। वास्तविक में ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि इसी नेक्स्ट ईयर सितंबर में हम गए थे भारत मंडपम, जहाँ पे हमको डिस्ट्रिक्ट नेशनल लेवल अवार्ड से सम्मानित किया गया, और यह नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मेरे भाई को मिला। इसके लिए हम बहुत बहुत थैंक्स। चंदन की इस उपलब्धि पर उनका परिवार गर्व से भरा है। गरीबी में पले बढ़े इस परिवार ने मेहनत और शिक्षा के बल पर भारत मंडपम तक का सफर तय किया है। पूरे झारखंड से चयनित 30 युवाओं में शामिल चंदन ने न सिर्फ हजारीबाग बल्कि पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। केंद्र और राज्य सरकार प्रारंभिक शिक्षा को अधिक सहज, प्रभावशाली और बच्चों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत रांची के बीएनआर चाणक्य होटल में 2 दिवसीय राष्ट्रीय बहुभाषी शिक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सह पर्यटन मंत्री सुदेवे कुमार ने किया। अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय बहुभाषी शिक्षा कॉन्क्लेव के अवसर पर झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदेवे कुमार सोनू ने कहा कि मातृभाषा में संवाद और शिक्षा से बच्चों में गहरा जुड़ाव और अपनापन विकसित होता है। झारखंड सरकार ने विभिन्न मार्गों से, विभिन्न स्रोतों से विभिन्न तरह के सहयोग और सुझावों के आधार पर एक बेहतर कदम उठाया है। भाषा नीति की निश्चित रूप से महत्वपूर्ण विषय होगा और मैं अपने विभागीय सचिव से भी और माननीय मुख्यमंत्री से भी जरूर से आग्रह करना चाहूंगा कि वह 4 हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, खोरठा, नागपुरी, पंचपर्व कन्या और कुरमाली, इनके बगैर झारखंड की परिकल्पना अधूरी है। कॉन्क्लेव में लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर धीर झिंगरन ने कहा कि जहां तक संभव हो बच्चों को कम से कम कक्षा 5 या कक्षा 8 तक उनकी घरेलू भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। झारखंड राज्य ने पलाश कार्यक्रम के द्वारा एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें कि बच्चों की भाषाओं से शुरू करते हुए किस तरह से वो अच्छी हिंदी और अंग्रेज़ी भी सीख पाएँ, इसका एक पूरा प्लान बनाया है। अभी वो 8 ज़िलों में 5 भाषाओं में चल रहा है। आज हमने सुना कि मंत्री महोदय जी कह के गए हैं कि इसको झारखंड में अन्य ज़िलों में भी लेके जाना चाहिए, पूरे राज्य में, और साथ में क्षेत्रीय भाषाओं को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए। राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने कहा कि बचपन में बच्चे अपनी भाषा में अधिक सहज महसूस करते हैं। जब उन्हें मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है तो वे न केवल पढ़ाई में अधिक रुचि लेते हैं बल्कि विषय वस्तु को बेहतर ढंग से समझते और आत्मसात भी करते हैं। हमारे झारखंड राज्य में जो मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन है, स्कूल लैंग्वेज इसकी बात करते हैं, वो या तो हिंदी है या फिर अगर बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश है, तो वो ट्रांजिशन स्मूथ हो, मातृभाषा से हिंदी या अंग्रेजी का जो ट्रांजिशन है वो अच्छे तरीके से हो। क्योंकि इनिशियल ईयर्स में ही अगर आप बच्चा जो है अपने परिवेश में मातृभाषा बोलता है, सभी जानकारी रखता है, उसकी जो लैंग्वेज फ्लुएंसी रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है मातृभाषा में। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्यालयों की छात्राओं द्वारा बनाए गए आकर्षक चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। हमको बचपन से ही मन था, ये पेंटिंग में बचपन से ही हॉबी था हमको करने का। तो फिर पहले तो ज़्यादा कुछ गांव का स्कूल में नहीं करवाया जाता था, तो हम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गए। वहाँ पे देखे मतलब बहुत सारा चीज़ ऐसे एक्टिविटी करवाया जाता है, स्पोर्ट्स हुआ, पेंटिंग हुआ, तो वहीं से हम लोग को ये प्रेरणा मिला है। राष्ट्रीय बहुभाषी शिक्षा कॉन्क्लेव न केवल मातृभाषा आधारित शिक्षा को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ, बल्कि ये संदेश भी दिया कि बच्चों की भाषा ही उनकी सीखने की सबसे मजबूत नींव होती है। क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाकर राज्य भविष्य की पीढ़ी को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की ओर अग्रसर है। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ रविकांत कुमार की रिपोर्ट।
धनबाद स्थित खान सुरक्षा महानिदेशालय डीजीएमएस ने आज 125वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान डीजीएमएस के नए लोगों को भी लॉन्च किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि खनन कर्मियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सेफ्टी फर्स्ट पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने देश में हाल में लागू श्रमिक संहिताओं को मजदूर के लिए हितकारी बताया। साथ ही कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा रही है। उन्होंने नई तकनीकों के माध्यम से खनन कार्यों को और अधिक सुरक्षित बनाने पर बल दिया। सेफ्टी के लिए अलग से हम कोड लाए हैं, वो एसएच कोड। इसीलिए मुझे लग रहा है आने वाले दिन में डीजीएमएस का दायित्व बड़ा होगा। लेबर कोड को इम्प्लीमेंट करने में उसका बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हर बार बोलते हैं हमारे लिए वर्कर का सेफ्टी, हमारा मजदूरियों का सेफ्टी बहुत बड़ा विषय है। पहले वो, बाद में हमारा माइंड। ऐसा सोच रख के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। इसलिए नवंबर 21 में 2025 में लेबर कोड का, चारों लेबर कोड का लागू किया पूरा देश में। हम रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने कहा है कि जी राम जी योजना से जहां ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर और तकदीर बदलेगी, वहीं श्रमिकों के लिए भी हितकारी है। रांची में आज प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने योजना की खूबियां बताते हुए कहा कि अब श्रमिकों को 125 दिन रोजगार की गारंटी होगी। मजदूरी भुगतान भी अतिशीघ्रता से किया जाएगा। श्री सेठ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मनरेगा में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था। नई योजना में लूट की छूट नहीं होगी। पूरी तरह ग्राम पंचायतों को एक अधिकार, अब तो 60-40 का रेशियो है जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट और 90-10 का रेशियो है। अब उसमें अभी जो जितना पैसा मनरेगा में, उससे 17,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं। 17,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा, माने किसी चीज में कमी नहीं। हम पैसा अतिरिक्त दे रहे हैं, काम के दिन हम बढ़ा रहे, 60 दिन हम छुट्टी भी दे रहे कि चलो भाई आप बुआई का क्षेत्र है, पारदर्शी हम दे रहे हैं। भुगतान 1 हफ्ते में कर रहे हैं। अगर 1 हफ्ते में देरी हुई, 2 हफ्ते पार हो गया तो उसका हम मुआवजा भी दे रहे हैं। तो इसकी क्यों को आपत्ति है? क्योंकि इनका नाता भ्रष्टाचार से है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 9 जनवरी को झारखंड मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा बताया गया है कि ये बैठक शाम 4 बजे से होगी। इस दौरान विकास और जन सरोकार से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री के विदेश यात्रा पर जाने से पहले कैबिनेट की इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निकाय चुनाव के मुद्दे पर भाजपा का राज्यव्यापी आंदोलन आज भी जारी रहा। रांची में पार्टी ने नगर निगम कार्यालय के समक्ष धरना दिया। निकाय चुनाव के मुद्दे पर 3 सूत्री मांगों के समर्थन में भाजपा इन दिनों राज्यव्यापी आंदोलन चला रही है। रांची में नगर निगम कार्यालय के समक्ष पार्टी द्वारा आयोजित धरना में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता शामिल हुए। इस दौरान श्री मरांडी ने दलीय आधार पर ईवीएम से चुनाव कराने पर जोर दिया। जाएंगे और मैंने बताया है कि वो क्यों नहीं चाहता है दलगत चुनाव और क्यों वो बैलेट पेपर के चुनाव पर वो जोर दे रहे हैं। उसके कारण 2008 से आप सब लोगों ने देखा है। कुछ एक बार उसको स्मरण कर लीजिए तो आप सबको पता चल जाएगा क्यों ये लोग इस प्रकार के चाह रहे हैं कि फिर बैलेट से चुनाव। इस दौरान प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने कहा कि दलीय आधार पर चुनाव लड़ने से धन बल पर अंकुश लग सकेगा और वोटर बेहतर जनप्रतिनिधि चुन सकेंगे। दिन में पूरे देश में चुनाव हो रहा है, एक साथ पार्लियामेंट का, तो 48 जगहों में इस राज्य में चुनाव होने हैं, ताकि चुनाव कराने में क्या परेशानी हो रही है। खुद माननीय मंत्री जी ईवीएम से चुनाव आए और मुख्यमंत्री बने। कई विधायक सब सारे लोग ईवीएम, तो आज नगर निकाय का चुनाव, उसको ईवीएम कराने में क्या परेशानी है।
वहीं पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने इस मुद्दे पर इंडी गठबंधन पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि झामुमो का झारखंड आंदोलन बेचने का इतिहास रहा है। ऐसे में पार्टी से शुचिता की उम्मीद करना बेकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो अपने आंदोलन को बेचती, एक बार नहीं अलग राज्य के आंदोलन को 7 बार बेचने का काम किया है। ऐसे लोगों के जो दिल में बात है वो जुआ में आ गई है, क्योंकि वो विक्रेता और क्रेताओं का गठबंधन वाली सरकार है। रांची में आयोजित इस धरना कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और रांची विधायक सीपी सिंह समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। रांची से अवधेश की रिपोर्ट। बोकारो में भी निकाय चुनाव के मुद्दे पर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता चास नगर निगम क्षेत्र में आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व विधायक अमर बावरी और विरंची नारायण ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और दलीय आधार पर ईवीएम से जल्द चुनाव कराने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के जनभावनाओं को ध्यान पे रख करके और माननीय उच्च न्यायालय के लगातार मॉनिटरिंग के बाद भी जब सरकार चुनाव की तिथि और चुनाव करने के लिए आगे नहीं आई है तो बाध्य होकर के भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरी है और यह मत लेकर के, यह बात लेकर के, यह मांग लेकर के कि यह चुनाव की तिथि अविलंब घोषित करे, चुनाव दलीय आधार पर हो, ईवीएम के माध्यम से हो, ताकि अकाउंटेबल सरकार यहाँ भी बन सके। अब 2 बार ईवीएम के बल पर सत्ता पर बैठे हैं, अब कहते हैं कि नगर निगम का चुनाव बैलेट पेपर से कराओ। मंशा स्पष्ट है कि बैलेट पेपर के माध्यम से नगर निगम क्षेत्र पर कब्जा करो, वो अपने अधिकारियों के माध्यम से बोगस कराओ और इसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। हम मांग करते हैं कि एक तो चुनाव जल्दी हो, जो चुनाव 6 साल विलंब हो गए, हाईकोर्ट ने डंडा किया तब आप जाग रहे हैं, तो एक तो चुनाव वो कराएंगे, उनकी मंशा पर शक है तो चुनाव कराएं वो, और कराएं तो ईवीएम के माध्यम से कराएं, यही भारतीय जनता पार्टी की मांग है। और इधर झामुमो ने इस मुद्दे पर भाजपा पर पलटवार किया है। पार्टी ने कहा है कि निकाय चुनाव की तिथि का निर्धारण करना राज्य चुनाव आयोग का काम है। केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा निकाय चुनाव के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की तरह झामुमो भी दलीय आधार पर निकाय चुनाव कराने का पक्षधर है, लेकिन इसमें कई स्टेक होल्डर्स भी हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति पहल देश में लंबित पड़ी औद्योगिक और बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को नई रफ्तार दे रही है। इस पहल का बड़ा फायदा भिलाई इस्पात संयंत्र को भी मिला है। यहां पीएम की नियमित समीक्षा और स्पष्ट दिशा निर्देशों ने आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार की प्रक्रिया को गति दी है। नेतृत्व में शुरू की गई प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन पहल ने देश की बड़ी औद्योगिक और बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को नई गति दी है। ये मंच न केवल केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत करता है, बल्कि वर्षों से लंबित परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में निर्णायक भूमिका भी निभा रहा है। प्रगति पहल का प्रत्यक्ष लाभ भिलाई इस्पात संयंत्र को मिला है। प्रधानमंत्री की नियमित समीक्षा, स्पष्ट दिशा निर्देश और परिणाम आधारित शासन मॉडल ने भिलाई स्टील प्लांट के आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार की प्रक्रिया को न केवल गति प्रदान की, बल्कि इसने संयंत्र को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम, प्रतिस्पर्धी और भविष्य के अनुरूप बनाने में काफी मदद की। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रगति पहल ने भिलाई इस्पात संयंत्र के क्षमता विस्तार की प्रक्रिया को पूर्ण करने के में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए समस्त भिलाई बिरादरी उनके शुक्रगुजार है। भविष्य में भी राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भिलाई इस्पात संयंत्र अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध एवं प्रयासरत है। इसका परिणाम है कि भिलाई इस्पात संयंत्र आज देश में रेल उत्पादन का अग्रणी केंद्र बन चुका है। यहाँ की यूनिवर्सल रेल मिल में दुनिया की सबसे लंबी रेलों का निर्माण किया जा रहा है, जो भारतीय रेलवे के साथ साथ देश की औद्योगिक और लॉजिस्टिक क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। आधुनिक तकनीक से निर्मित उच्च गुणवत्ता वाली रेलें तेज रफ्तार और भारी माल ढुलाई दोनों के लिए उपयुक्त हैं। भिलाई स्टील प्लांट इस्पात बनाने में देश में अग्रणी इस्पात संयंत्र रहा है।
और इसमें कई आधुनिकीकरण हुए हैं, जिसमें कि जो अभी हाल में ही 4.5 मिलियन टन से 7.5 मिलियन टन उत्पादन के लिए भिलाई स्टील प्लांट ने प्रयास किया था, जिसके तहत यूनिवर्सल रेल मिल, एक नई ब्लास्ट फर्नेस, एक नया स्टील मेल्टिंग शॉप और बार एंड रॉड मिल की स्थापना हुई थी। ये जो बार एंड रॉड मिल है, ये इसी विस्तारीकरण का ही एक अंश है। प्रगति के माध्यम से मिले समर्थन ने भिलाई संयंत्र में हजारों प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार सृजित किए हैं। आधुनिक संयंत्र ने स्थानीय युवाओं को तकनीकी कौशल, स्थायी आजीविका और सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराया है। हमारे भिलाई स्टील प्लांट में इस प्रगति प्रोजेक्ट के कारण हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से जो परियोजना चली थी प्रगति प्रोजेक्ट, उसके तहत हमारे भिलाई स्टील प्लांट में बहुत सारे परिवर्तन बहुत तेज गति से हुए और इसका असर हमारे पूरे देश के डेवलपमेंट पे पड़ा। जैसे हमारे यहाँ 13 mm के रेल के पटरी का निर्माण पहले हुआ करते थे, जो अभी 260 मीटर के हो रहे हैं और इससे हमारे रेल परियोजनाओं को जल्दी करने में बहुत मदद मिल रही है। प्रगति केवल एक समीक्षा मंच नहीं, बल्कि नए भारत के निर्माण का माध्यम बन चुका है, जहां नीति, तकनीक और श्रम एक साथ मिलकर देश की प्रगति की नई कहानी लिख रहे हैं। लोहरदगा में कोयल नदी पर बने पुल के पिलरों की मरम्मती का काम युद्ध स्तर पर जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल के अंत तक ये काम पूरा हो जाएगा। इधर रांची रेल मंडल ने रांची लोहरदगा रेलखंड के इरगांव और लोहरदगा स्टेशन के बीच आज से बस सेवा की शुरुआत की है। रेल लाइन पर इरगांव और लोहरदगा स्टेशन के बीच इन दिनों सन्नाटा है। कोयल नदी पर बने रेल पुल संख्या 115 की चौथी और 5वें पिलर में दरार आ जाने से सुरक्षा कारणों से रेल परिचालन रोक दिया गया है। यात्रियों को राहत देने के लिए रांची रेल मंडल ने बुधवार से दोनों स्टेशनों के बीच निःशुल्क बस सुविधा शुरू की है। वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुची सिंह ने बताया कि जब तक पुल की मरम्मत पूरी नहीं हो जाती तब तक ये बस सेवा जारी रहेगी। इरगांव हॉल्ट स्टेशन तक हमने इसको चालू किया है। इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए हमने इंश्योर किया है क्योंकि इरगांव एंड लोहरदगा सेक्शन के बीच में फिलहाल कोई ट्रेन सर्विस उपलब्ध नहीं है और इससे बहुत सारे पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं लोहरदगा मेमू से। इसको देखते हुए हम लोगों ने निःशुल्क बस सर्विस प्रोवाइड करी है पैसेंजर्स के लिए। रेलवे की ये पहल संकट के समय में यात्रियों के लिए एक बड़ा सहारा बनी है। इरगांव महज एक हॉल्ट स्टेशन है, इसीलिए यहाँ यात्री सुविधाओं की कुछ कमी थी। इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यहाँ पीने के पानी, बैठने की व्यवस्था और अन्य सुविधाओं के विस्तार का काम भी तेज कर दिया है, ताकि बस से उतरकर ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को कोई दिक्कत न हो। दूरी में आदमी को आना जाना ही पड़ता है, चाहे जो भी झेलना पड़े या जो भी परेशानी उठाना पड़े, जरूरी को तो भाई हल करना ही पड़ता है। इसलिए आदमी अब पाया खराब हो जाने से लोगों को दिक्कत बढ़ गई है, तो हमारा मानना और कहना है कि ये जितना जल्दी से जल्दी ये पाया पुल का काम हो जाए कि लोगों का आवागमन में सुविधा हो। लोहरदगा और आसपास के यात्रियों ने रेलवे के इस कदम का स्वागत किया है। परिचालन बंद होने से यात्री निजी वाहनों पर निर्भर थे, जिससे जेब और समय दोनों पर मार पड़ रही थी। अब इरगांव तक ट्रेन और वहां से बस की सुविधा मिल जाने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि यात्रियों ने बसों की संख्या बढ़ाने की भी मांग की है। तो बहुत होगा, लेकिन तकलीफ भी बहुत ज्यादा, जिसका हम लोग पास तो सामान नहीं है, अगला के पास सामान होगा तो वो उसका मतलब भारी, उससे मतलब बहुत तकलीफ हो सकती है। रांची लोहरदगा रेल लाइन इस क्षेत्र की लाइफलाइन मानी जाती है। फिलहाल पिलरों की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं एक उच्च स्तरीय कमेटी इस बात की जांच कर रही है कि आखिर नए पुल के पिलरों में दरार आने की मुख्य वजह क्या थी। उम्मीद है कि तकनीकी जांच के बाद जल्द ही इस रूट पर ट्रेनों की घरघराहट फिर से सुनाई देगी। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में झारखंड की बेटियों ने 59वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता में इतिहास रचते हुए डबल गोल्ड मेडल हासिल किया है। टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 14 और अंडर 19 दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है।
झारखंड की टीम ने अंडर 14 बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले में मेजबान मध्य प्रदेश को 2-1 से पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं अंडर 19 बालिका वर्ग में भी झारखंड ने मध्य प्रदेश को 3-2 से हराकर दूसरा स्वर्ण पदक भी जीत लिया। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल का युवा उत्सव के लिए चयनित प्रतिभागियों से संवाद। बोले, विकसित भारत का सपना युवाओं के संकल्प और कर्म से ही होगा साकार। रांची में बहुभाषीय शिक्षा कॉन्क्लेव। केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे का श्रमिकों के समग्र विकास पर जोर। नई श्रम संहिता को बताया हितकारी। तकनीक से खनन को और अधिक सुरक्षित बनाने का संकल्प। लोहरदगा में कोयल नदी पर बने पुल के पिलरों की मरम्मती का काम जारी। यात्रियों की सुविधा के लिए इरगांव और लोहरदगा स्टेशन के बीच रेलवे ने की बस सेवा की शुरुआत। और ग्वालियर में राष्ट्रीय स्कूली हॉकी में झारखंड की बेटियों ने रचा इतिहास। अंडर 14 और 19 दोनों वर्गों में जीता स्वर्ण। रांची में तीरंदाजी प्रतियोगिता जारी।